Hello friends, myself Pavla Jangir, and in this session we will discuss about the design of reinforced cement concrete structure. So this is our first lecture. In this we will discuss about the introduction part only. ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोर्स हमने जो डिजाइन किया है वो किया गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। तो हमारा मेन जो कंसंट्रेशन रहेगा इस सब्जेक्ट को ट्रीट करने में वो गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम द गेट एग्जाम जितने भी पीएसयूज आपके हैं, जो भी एईएन जेईएन या नॉर्मल जो स्टेट एग्जाम होते हैं, वो भी आप सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आप इसको अगर आप रेगुलर अटेंड करते हैं देन सारे आपके क्वेश्चन जो बन जाने हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर ईएससी का पूरा मैटर डिस्कस होगा तो क्वाइट जरा मुश्किल है, बिकॉज दिस इज डिजाइन एज ए क्रैश कोर्स। बाकी जो है थ्रोली कोर्स के लिए हम लोग जो है वो ऑलरेडी रेगुलर बेच के अंदर हमारा चल रहा है, जहाँ पे पूरा कोर्स डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। सो हियर दिस इज मेनली डिजाइन फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं गेट के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों, तो गेट के अंदर आपके लिए जो आरसीसी में सिलेबस होता है वो हो जाएगा, जो सिलेबस में आपको दिया गया, दैट इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड। नाउ वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अभी रिसेंटली अगर हम पेपर देखें तो इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, राइट। मेनली जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड से। लिमिट स्टेट मेथड से इससे मोस्टली तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज डिजाइन ऑफ बीम। डिजाइन ऑफ बीम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर आपको कहा जाए तो मोस्टली प्रॉब्लम जो पार्ट है वो तुम्हारा इसी से आता है, चाहे वो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना हो, लोड कैलकुलेट करना हो, या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो। मोस्टली क्वेश्चन इसी पोर्शन से बनते हैं, डिजाइन ऑफ बीम। देन स्लेब। स्लेब से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं तो उसको इस हिसाब से लेना है। देन कॉलम, अगेन इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इन दोनों टॉपिक से जो है, जिसको मैं अंडरलाइन डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आपको इसके बारे में जो है हर हाल में क्वेश्चन बनने चाहिए। देन उसके बाद में टॉपिक हो जाएगा बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, जिससे ओनली फॉर्मुलेशन पूछे जाते हैं, नॉट इन टू मच डेप्थ। बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, ओनली फॉर्मुलेशन आते हैं। एंड अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे तुम्हारे पास में प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर जो है वो स्ट्रेस कंसेप्ट मेथड से और लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट मेथड से क्वेश्चन आते हैं। एंड लॉसेस इन द प्री स्ट्रेस वो भी तुमसे पूछे जाते हैं, राइट। इसका डिजाइनिंग पोर्शन नहीं आता है। एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन, बीम सेक्शन एट ट्रांसफर एंड सर्विस लोड। दिस इज द सिलेबस। और ये सिलेबस आपके जो है वो गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको इन्हीं टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जिन पे अंडरलाइन नहीं किया है उनको आप लाइटली ले सकते हैं और उस हिसाब से उसको आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया सिलेबस इसका कि एग्जाम में कैसे आएगा और कैसे हम लोग उसको कौन कौन सा टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना होगा। नाउ द अनदर पार्ट इज दैट कि इसका जो वेटेज होता है वो गेट एग्जाम के अंदर, गेट एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का होता है। कई बार ये वेरी करता है, यानी कई बार 6 से 7 मार्क्स का भी हो जाता है, तो कई बार 4 to 5 का मार्क्स का भी होता है, बट दिस इज वेरिएबल। ईएससी में आप लोग अच्छे से जानते हैं ये कोई भी इसका फिक्स नहीं है कि एवरी ईयर जो है वो जो है 5 to 6 मार्क्स का एवरी ईयर पूछा जाएगा। दिस इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बट जो है 7 से 8 मार्क्स से प्रॉब्लम नॉर्मली आ जाते हैं। कई बार वेरिएशन ज्यादा रह जाता है और कई बार जो है कम भी रह जाता है इसमें, राइट। एंड मेंस के अंदर ये तो हो जाएगा। प्री के अंदर, मेंस के अंदर जो है वो 50 के अराउंड मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो बहुत ज्यादा रहा है वेटेज, ठीक है दोस्तों।
बाकी एसएससी जेईएन में जेईएन के जो पेपर होते हैं उसके अंदर 10 से 12 मार्क्स का वेटेज रहता है इसका आरसीसी का। सो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये सब्जेक्ट तुम्हें हेल्पफुल सब्जेक्ट है अच्छी रैंक को अचीव करने में। ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको रेगुलर इसको पढ़ना है और सीखना है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। नाउ इस सब्जेक्ट में हमारे पास द मेन जो हो जाएगा द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट structure. So my dear friend, this is the heading of our subject design of reinforcement concrete structure. So यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर आपको मान लो पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चर, क्या मतलब होता है स्ट्रक्चर का, कैसे इसको हम समझते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रक्चर का डेफिनेशन दिया जाता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर, it is combination of members which is it is combination of member which is designed for specific purpose। यानी कि आपके पास में जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, किस पर्पस के लिए बनाया गया, ये आपको पहले पता होना चाहिए। लाइक अगर मुझे मॉल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, गैराज बनाना है, तो ये सारी चीजें मुझे पहले से पता होगी, देन ओनली आई कैन डिजाइन द स्ट्रक्चर। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि स्ट्रक्चर का पर्पस आपको पता होने से क्या बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों हमें जो भी लाइव लोड का जो वैल्यू दिया जाता है क्वेश्चन में, लाइव लोड डेड लोड का वैल्यू वो लिया जाता है आईएस कोड से, और आईएस कोड के अंदर लाइव लोड का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर को लेके। इफ इट इज हॉस्पिटल देन द लाइव लोड विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेंबर। फॉर हॉस्पिटल, गैराज, गोदाम, सिनेमा हॉल, पार्किंग स्लॉट, स्कूल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सबके लिए लाइव लोड का वैल्यू अलग अलग दे रखा है। सो द पर्पज ऑफ नोइंग द हमारा जो पर्पज होता है कि भाई स्पेसिफिक पर्पज हमें जानने से क्या मतलब है, तो इसका मतलब है द डेड लोड एंड live load are taken corresponding to IS 875 पार्ट 1 एंड 2 के द्वारा। यानी कि आपके पास में पार्ट 1 से आप डेड लोड का वैल्यू लेंगे एंड पार्ट 2 से आप जो है लाइव लोड का वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो जब दोस्तों आपके पास में लोड का वैल्यू आ चुका है, जब लोड का वैल्यू आ चुका है तो आप आरसीसी मेंबर को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आरसीसी मेंबर को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो डिजाइन का मतलब क्या होता है, तो डिजाइन का जो मतलब होता है वो हो जाएगा, ये जो मतलब लिख रहा हूं मैं डिजाइन का मतलब पूरे आरसीसी के अंदर कॉमन रहेगा, यानी कि पूरे आरसीसी का कंक्लूजन है। तो डिजाइन का मतलब होता है सबसे पहले मिनिमम डायमेंशन कैलकुलेट करना, मिनिमम डायमेंशन कैलकुलेट करना, जो भी आपको लोड दिया है, स्पान दिया है और जो कंडीशन दिया है उन डायमेंशन, उस कंडीशन के अंदर में आपको क्या करना है, मेंबर का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। व्हेन यू नो द डायमेंशन या क्वेश्चन में आपको डायमेंशन दिया है तब आपके पास में एक ही पर्पज रह जाता है, वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील पूरे आरसीसी के अंदर, अगर आपने पहले से आरसीसी अगर देख रखा है या सीख रखा है तो आपने डिजाइन, जिस भी क्वेश्चन में डिजाइन वर्ड लिखा आ रहा था वहां पे तुम लोगों ने इन दो टास्क के अलावा कुछ भी नहीं किया है। मीन्स आपको कोई लोड दे दिया गया, स्पान दे दिया गया, आपको बोला गया कि इस लोड को ट्रांसफर करने के लिए आपको मेंबर को डिजाइन करना है।
तो आप लोगों ने उस केस के अंदर ओनली डायमेंशन कैलकुलेट किया है और उस डायमेंशन के लिए एरिया ऑफ स्टील आपने कैलकुलेट किया है, राइट। अगर सिंगली है तो ओनली टेंशन में एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा, अगर डबली है तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में आ जाएगा। दैट इज द मीन ऑफ द डिजाइन। यानी कि हमने इस लोड को ट्रांसफर करने के लिए मेंबर को डिजाइन कर दिया। मेंबर जो हमारे बने हुए हैं वो बने हुए आरसीसी से। मेंबर जो बने वो किससे बने? आरसीसी के मेंबर है। स्टील से जो मेंबर बनेंगे वो स्टील स्ट्रक्चर में देखेंगे, यहाँ पे हमारा मकसद आरसीसी को लेके। नाउ देयर इज अनदर वर्ड, दिस इज द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, यानी कि अगर आप जिस भी रूम में अगर आप बैठे हैं तो वहां पे देखिए कि कहीं पे भी बीम और कॉलम अगर आप देख रहे हो तो आपको बीम और कॉलम कहीं पे एक साथ जो है वो बना हुआ दिख रहा होगा। कहीं पे आपको जो है स्लेब और कॉलम और बीम एक साथ लगे हुए मिलेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्बिनेशन? यानी कि अगर मैं देख रहा हूँ तो स्लेब जो है वॉल से भी जुड़ी है, कॉलम से भी जुड़ा है और बीम से भी जुड़ा हुआ है, कंबाइन किया गया है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा, कॉम्बिनेशन को आप एंश्योर कैसे करते हैं? तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? तो मतलब तो हम बोल सकते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा मेंबर कहीं पे भी अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये तो हमने इसका क्या होता है वो बता दिया, बट इसका मतलब क्या है और ये कैसे इंश्योर किया जाता है? तो कॉम्बिनेशन इंश्योर किया जाता है बाय ensuring the equilibrium condition। कॉम्बिनेशन इंश्योर किया जाता है बाय ensuring कि वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इट ensure by satisfying of equilibrium condition। It ensure by satisfying equilibrium condition। बाय सेटिस्फाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, यानी कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अगर हम देखें तो हमारे पास में तीन तरह की इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन एम जेड इक्वल टू 0। देयर आर थ्री काइंड ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब आप लोग मुझे ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय द समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0? सबसे पहले आप इसका मीनिंग बताएंगे। हाँ जी, तो एवरीवन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे या किसी भी मेंबर पे, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स, द मेंबर विल नॉट डिस्प्लेस in the direction of the force. If all the forces are acting in x direction, doesn't matter it is acting in plus x or minus x, due to all the force, member must be on its position. It ये डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके माय डियर फ्रेंड, इट मीन्स ड्यू टू एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स या ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स, द मेंबर और स्ट्रक्चर मस्ट नॉट बी डिस्प्लेस इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं समेशन एफ एक्स की बात कर रहा हूं तो यानी कि समेशन एफ एक्स मीन्स हो गया नो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, राइट। यानी कि डेल्टा एक्स मस्ट बी 0 ड्यू टू ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स, ड्यू टू ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, नाउ समेशन एफ आई इक्वल टू 0, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू द समेशन एफ एक्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ आई इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा ड्यू टू ऑल वर्टिकल फोर्स, यानी कि जितने भी वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं उसकी वजह से वाई डायरेक्शन में मेंबर डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ देयर इज अ लास्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज mz इक्वल टू 0। सो व्हाट डू यू मीन बाय द mz इक्वल टू 0? इसका मतलब थीटा जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए या mz इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि मोमेंट 0 होना चाहिए
या फिर तुम्हारे पास में थीटा 0 होना चाहिए? दैट इज द माय क्वेश्चन। रोटेशन मस्ट बी 0 और मोमेंट मस्ट बी 0। एवरीवन प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Summation mz equal to 0, what does it mean? What does it mean? So my dear friend, summation mz equal to 0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा the rotation in z direction must be 0। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में थीटा z must be 0। यानी कि अगर हम बोलें कि रोटेशन नहीं होना चाहिए, रोटेशन नहीं होने का मतलब क्या हुआ? इफ मेंबर इज एक्टिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर कोई लोड लगा तो ये मेंबर यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, इट मस्ट बी 90 डिग्री एंगल वाइल एप्लीकेशन ऑफ द लोड। यानी कि ये यहाँ से रोटेट नहीं करना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एंगल बिटवीन दिस टू मेंबर। मेंबर में जो है वो एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स थीटा जेड मस्ट बी 0। अब ऑब्वियस सी बात है, जब थीटा जेड इक्वल टू 0 है, यानी कि स्लोप वहां पे, यानी कि रोटेशन वहां पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस थीटा को 0 बनाने के लिए वहां पे आपने कोई ना कोई मोमेंट जो है वो अप्लाई किया है। ठीक है दोस्तों, सो दैट इज द मीन ऑफ द थीटा एम जेड इक्वल टू 0। चलिए, तो अब हम इस डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं क्या लिखा है इस डेफिनेशन में। तो इस डेफिनेशन में आपको दिया है स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर्स विच इज डिजाइन फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि हमारे पास में लोड आ चुका है, इस लोड को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास में मेंबर आरसीसी से बने हुए हैं, जिसको हमने डिजाइन कर दिया है। यानी कि मेंबर का डायमेंशन और एरिया ऑफ स्टील हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस डायमेंशन और एरिया, इस डायमेंशन यानी कि इस मेंबर को हमें क्या करना है, अब कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने को हमने कहा था कि इनको जोड़ देना या इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करना। तो अब इसको और अच्छे से समझते हैं कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा। कॉम्बिनेशन का मीनिंग ये हो गया कि तुम्हारे पास में कोई भी स्ट्रक्चर है, अपने रूम में देखो जहां पे तुम्हारे पास बीम, कॉलम, वॉल और स्लेब ये सारा एक साथ लगा हुआ है। तो इफ यू लुक क्लोजली दैट स्ट्रक्चर, देन व्हाट विल यू फाउंड दैट कि यहाँ पे तुम्हारे पास में लोड जो है वो रूफ से बीम, बीम से कॉलम एंड देन कॉलम से ग्राउंड पे जा रहा है। यानी कि तुम्हें कॉम्बिनेशन जब आप करते हैं दोस्तों, तो आपको ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना होता है कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द लोड, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द लोड, द मेंबर must not displace in x direction, in y direction and must not rotate about any point। है क्या समझ में? If you ensure all three conditions, that is called the equilibrium condition, then we can say the structure is stable on its position। So the combination ensure the stability of the structure also। If the structure is not stable, then you can say the structure may not be able to transfer the load to the ground। Right, this is the structure definition। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। सो हियर मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करूंगा, दैट इज बिलोंग टू द होल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके दोस्तों, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और आंसर देते रहिएगा जो भी आपको पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो बताइए किसी को भी, एनीवन प्लीज, एनीवन प्लीज। तो होपफुली कोई डाउट नहीं है, दैट्स गुड। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को लेके कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया है। नाउ हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड आता है, दैट इज द सीमेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज देयर, दैट इज द सीमेंट। सो माय क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, व्हाट डू यू मीन बाय द सीमेंट? तो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा अपना, दैट इज कॉल्ड सीमेंट। तो सीमेंट के बारे में ये हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द सीमेंट? हाँ जी, एवरीवन आंसर प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय द सीमेंट? राइट इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन प्लीज। So all of you know that
सीमेंट जो होता है वो होता है आपका बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट जो होता है आप अच्छे से जानते हैं, इट इज नॉन एज बाइंडिंग मटेरियल। किसको बाइंड करता है? सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल, दैट्स गुड, बट ये किसको बाइंड करता है? ये बाइंड करता है एग्रीगेट को। किसके द्वारा करता है? ये बाइंड करता है सैंड सीमेंट स्लरी के द्वारा। तो इसके अंदर हम बात करें इसमें क्या हो जाएगा? इट इज बाइंडिंग मटेरियल, इट इज binding material which bind the aggregate, which bind the aggregate, which bind the aggregate with the help of sand cement slurry, sand cement slurry, सैंड सीमेंट स्लरी। अब जो स्लरी बनती है वो स्लरी बनती है, सैंड सीमेंट स्लरी जो बनती है ये स्लरी बनती है, इट विल फॉर्म, it will form with the help of water, with the help of water। यानी कि आप जब सैंड सीमेंट को एक साथ रखते हैं और उसमें वाटर अगर आप ऐड करते हैं तो जो एक पेस्ट बनता है वो पेस्ट कहलाता है स्लरी, वो कहलाता है स्लरी। और ये स्लरी जो होती है वो एग्रीगेट के चारों साइड चिपक के एक सॉलिड फॉर्म बनाती है और उस सॉलिड फॉर्म को बोला जाता है कंक्रीट। उसको क्या बोला जाता है? कंक्रीट। यानी कि अगर मैं कंक्रीट को बोलते यानी कि अगर मैं कंक्लूजन करता हूं तो इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ये जो सॉलिड फॉर्म बना है उस सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड फॉर्म जो बना है उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट, उसको बोला जाएगा कंक्रीट, उसको बोला जाएगा कंक्रीट, दैट इज द कंक्रीट। सो माय डियर फ्रेंड, सीमेंट को लेकर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, there is a cement. Now, the next important word is that is called concrete. Very very important part, and coming two classes, at least two classes will be purely on this word। यानी कि मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले कंक्रीट को पूरी डेप्थ में देखेंगे, कारण ये बहुत ही आरसीसी के अंदर सबसे मेन ग्रेडियंट अगर कोई होता है, कोई कंपोनेंट अगर होता है तो वो कंक्रीट ही है। यही मेनली लोड को कैरी करता है और जो भी हम रेनफोर्समेंट देते हैं या जो भी हम अपनी थ्योरीज अप्लाई करते हैं तो उसका मेन जो कंसर्न होता है वो होता है कंक्रीट को लोड लेने के लिए कैपेबल बनाना, पहला। दूसरा होता है कि वो उस कंक्रीट को प्रिवेंट करना ड्यू टू एनी फेलियर। ठीक है दोस्तों, तो दैट इज द, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट को पूरी डिटेल में देखेंगे, हर एक पॉइंट को इसका एक्सप्लेनेशन हमें आवश्यकता होगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग इसको सुनिए ध्यान से और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देंगे। यानी कि आज का क्लास, कल का क्लास एटलीस्ट जो है कंक्रीट पे चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा आपका, दैट इज द कंक्रीट। कंक्रीट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ये एक मिक्सर होता है, इट इज मिक्सर ऑफ, it is mixture of sand, aggregate, cement, sand, aggregate, cement, water and admixture, and admixture। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा कि कंक्रीट जो होता है मिक्सर होता है सैंड और एग्रीगेट का, सीमेंट का, वाटर का एंड एडमिक्सर का। तो ये कहलाता है तुम्हारा कंक्रीट। अब इस कंक्रीट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास में तीन तरीके के टर्मिनोलॉजी यूज किए गए हैं। एक हो जाएगा सैंड और एग्रीगेट, दोनों को एक ही मान सकते हैं क्योंकि ये दोनों पार्टिकल साइज से डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। सीमेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देन द अनदर पार्ट इज वाटर एंड एडमिक्सर, स्टिल
अब इसको डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसी कंक्रीट के अंदर पहला पॉइंट अगर मैं देखता हूँ तो वो हो जाएगा सैंड और एग्रीगेट को डिस्टिंग्विश करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉइंट नंबर 1 ये कंक्रीट के अंदर ही चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों तुम्हारे पास दैट इज सैंड और एग्रीगेट, सैंड एंड एग्रीगेट, इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया जाता है पार्टिकल साइज के द्वारा। यानी कि अगर तुम्हारे पास में पार्टिकल साइज के द्वारा डिस्टिंग्विश करते हैं, तो पार्टिकल साइज अगर लेस देन 4.75 mm है तो ये कहलाया जाएगा सैंड और कोर्स सैंड और फाइन एग्रीगेट, इसको फाइन एग्रीगेट भी बोला जा सकता है। अगर पार्टिकल साइज का वैल्यू ग्रेटर देन 4.75 mm है तब उस केस में इसको बोला जाएगा एग्रीगेट एंड ये हो जाएगा कोर्स एग्रीगेट, ये कहलाया जाएगा कोर्स एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, तो पार्टिकल साइज के करस्पॉन्डिंग ही हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि भी पार्टिकल साइज अगर 4.75 mm से कम है तो वो सैंड यानी कि फाइन एग्रीगेट में होगा और 4.75 से ज्यादा है तो कोर्स एग्रीगेट में होगा। दैट इज द मीन ऑफ द सैंड एंड एग्रीगेट। तो सैंड और एग्रीगेट का पहला पॉइंट जो होगा वो ये हो गया, ए पॉइंट ये हो गया। बी पॉइंट होगा ये कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट अगर हम देखें, मैक्सिमम साइज नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स aggregate that should not more than 1/4 of minimum 1/4 of minimum thickness of member, minimum thickness of member। ठीक है, सो दीज टू पॉइंट्स आर बिलोंग टू द सैंड एंड एग्रीगेट के लिए, सैंड एंड एग्रीगेट के लिए। Now my dear friend, already we have seen about the cement, so I'm not going to again इसको डिस्कस नहीं कर रहा। देन द अनदर पार्ट आ जाएगा तुम्हारे पास दैट इज द वाटर। वाटर क्या होता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट और देन सेकंड हो जाएगा वाटर। वाटर, तो वाटर के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो होगा आपके पास, सबसे पहला पॉइंट होगा इसका पर्पज क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वाटर इन कॉन्क्रीट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वाटर इन कॉन्क्रीट। तो वाटर का जो पर्पज होता है वो दो पर्पज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वाटर का जो पर्पज होगा कंक्रीट के अंदर वो होगा टू हाइड्रेट द सीमेंट ओनली, यानी कि हाइड्रेट द सीमेंट ओनली, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट को हाइड्रेट करना ही वाटर का मेन पर्पज में आता है। दूसरा हो जाएगा टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी, टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी, टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी। तो वाटर का जो मेन पर्पज हो गया दोस्तों वो हो जाएगा तुम्हारे पास हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी। These two are the main purpose of the water. Now the second point, सेकेंड पॉइंट होता है कि भाई वाटर का पर्पज आपने देख लिया, ये हो गया। अब दूसरा आता है तुम्हारे पास वाटर के लिए, वो हो जाएगा वाटर सीमेंट रिएक्शन। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ सो दैट विल बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस वन। बी पॉइंट हो जाएगा वाटर सीमेंट रिएक्शन water cement reaction is a chemical reaction, केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शन ये जो होती है ये केमिकल रिएक्शन होती है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का ही दूसरा नाम है। ठीक है, या इसी को हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट आप बोल सकते हैं। तो वाटर सीमेंट रिएक्शन जो होती है दोस्तों वो केमिकल रिएक्शन होती है और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होती है, हीट इवोपरेट होती है।
तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट इवोपरेट हो रहा है तो उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, हीट इवोपरेट होती है। हीट विल बी इवोपरेटेड। हीट विल बी इवोपरेट। हीट विल बी इवोपरेट। हीट क्या होगी, इवोपरेट होती है। और इसी हीट के इवोपरेट होने से क्या होगा, तुम्हारे पास क्रेक अपीयर होंगे। ये क्या होते हैं, क्रेक अपीयर होते हैं। क्रेक अपीयर होते हैं। तो ये जो क्रेक अपीयर हुए हैं दोस्तों, इस क्रेक को बोला जाता है थर्मल क्रेक। इसको क्या बोलते हैं, थर्मल क्रेक। और इसी थर्मल क्रेक को प्रिवेंट करने के लिए, इसी थर्मल क्रेक को प्रिवेंट करने के लिए क्योरिंग किया जाता है। टू प्रिवेंट दिस थर्मल क्रेक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्योरिंग। तो अब दोस्तों इसको दोबारा समझो। ये क्या कह रहा है, वाटर सीमेंट का रिएक्शन जो होता है वो तुम्हारा रिएक्शन हो जाएगा केमिकल रिएक्शन, और इसी को हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां से हीट इवोपरेट होती है। हीट विल बी इवोपरेट। जहां पे हीट इवोपरेट होती है तो वो हीट क्या करेगा, मेंबर में क्रेक अपीयर करेगा। बाहर वाली लेयर पे जो कंक्रीट लगा है उसमें तो कुछ नहीं होना है, लेकिन अंदर वाली जो क्रेक होगी वो हीट इवोपरेट करेगी। तो उस अंदर वाली कंक्रीट के लिए तुम्हारे पास बाहर जो है वो एक लेयर बनी हुई है, ठीक है। तो वो अपीयर क्या करती है, क्रेक अपीयर कर देती है। इसीलिए जितना ज्यादा साइज ऑफ स्ट्रक्चर होता है, आप नोट करना, अपने घर में नोट कर लेना, अगर कॉलम बन रहे हैं तो उसको दिन में 1 या 2 बार क्योरिंग करके छोड़ देते हैं, या 3 बार कर लेते हैं वेदर के हिसाब से। अगर समर है तो 3 से 4 बार कर लेते हैं, वरना रेनी सीजन में तो 1 बार भी शायद ही नहीं करते हैं, 1 बार कर देते हैं। लेकिन कॉलम और बीम के लिए आप ऐसा ही कर देते हो। लेकिन जब आप स्लेब डिजाइन करते हो, स्लेब बनाते हो, या जब आप फ्लोर बनाते हो, तो दोस्तों वहां पे क्योरिंग देखना, पोंड बना के किए जाते हैं, छोटे छोटे पोंड बना के जो है वो क्योरिंग की जाती है। तो सीधी सी बात है, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पे हीट की वजह से ऑपरेशन ज्यादा होगा। हीट की वजह से क्या होगा, थर्मल क्रेक अपीयर होंगे। तो जहाँ पे थर्मल क्रेक अपीयर होंगे तो उसको रोकने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योरिंग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो क्योरिंग का पर्पज होता है थर्मल क्रेक को प्रिवेंट करना। अभी थर्मल क्रेक आया किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो सर यहाँ पे क्या आईएस कोड ने कुछ वैल्यू दे रखा है क्या? देखो कैसे, कि मेरे पास में 1 मीटर का अगर मैं कोई 1 मीटर का अगर कोई क्यूब बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, समझने की कोशिश करिएगा। 1 मीटर क्यूब का मैंने एक जो है वो क्यूब बनाया। अब जितनी ज्यादा इसमें सीमेंट होगी उतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगी। जितनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगी उतनी ज्यादा हीट जो है वो हीट जो है वो डबल हीट जो है इवोपरेट होगी, राइट। जब हीट इवोपरेट होगी तो क्रेक अपीयर होंगे। क्रेक अपीयर होंगे तो तुम्हें ज्यादा क्यूरिंग करनी पड़ेगी। इट मीन्स आईएस कोड ने थर्मल क्रेक को रोकने के लिए कुछ न कुछ कंडीशन दिया होगा कि भी 1 मीटर क्यूब में इस वैल्यू से अगर आप ज्यादा सीमेंट देते हैं, देन देयर विल बी डेफिनेटली द थर्मल क्रेक विल अपीयर। और वैसी बात है, क्योंकि ये प्योरली डिपेंड कर रहा है द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट विच इज यूज इन द वर्क। सो इफ सीमेंट इज इन हायर, मतलब ज्यादा अगर वॉल्यूम है तो ज्यादा आपका रिएक्शन होगा। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आईएस कोड ने रेस्ट्रिक्ट किया है थर्मल क्रेक को रोकने के लिए। तो मैं नोट करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। टू प्रिवेंट थर्मल क्रेक, IS 456/2000, IS 456/2000 restrict the use of
the use of cement beyond 450 kg per meter cube, kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 450 kg से ज्यादा अगर आप सीमेंट यूज करते हैं तो वहां पे थर्मल क्रैक अपीयर होगा ही होगा दोस्तों, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो दैट इज द नोट जो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। सो दैट इज द इन वाटर बाय सीमेंट रेशियो के अंदर ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया पर्पस, दूसरा पॉइंट हो गया नेक्स्ट पेज के अंदर हो जाएगा ये, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया बी पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो जाएगा वाटर बाय सीमेंट रेशियो को लेके। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ इन वाटर बाय सीमेंट रेशियो, इन वाटर बाय सीमेंट रेशियो in water by cement ratio, the water is free water, the water is free water। मतलब ये हो गया दोस्तों कि आप जब भी ये लिखते हैं वाटर बाय सीमेंट रेशियो, वाटर बाय सीमेंट रेशियो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे जो वाटर लिख रहे हैं ये एडेड वाटर नहीं है दोस्तों, समझना इस चीज को। जो वाटर आपने यहाँ पे लिखा है दैट इज नॉट ए एडेड वाटर। ये जो वाटर यहाँ पे लिखा गया है ये वो वाटर है जो इस सीमेंट को हाइड्रेट कर रहा है। तो जितना वाटर इस सीमेंट को हाइड्रेट करने के काम में आएगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। डजंट मैटर कि आपने कितना ऐड किया है या और कुछ किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा दैट इज द 1 मिनट प्लीज। तो यहाँ पे W/C रेशियो में यानी कि वाटर बाय सीमेंट रेशियो में वाटर एडेड नहीं होता है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज फ्री वाटर टू सीमेंट रेशियो। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि सर फ्री वाटर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री वाटर। तो फ्री वाटर का मतलब ये होता है दोस्तों कि एडेड वाटर, आपने जितना वाटर ऐड किया है उस एडेड वाटर में से कंक्रीट में जो एग्रीगेट है उन एग्रीगेट ने कुछ वाटर का वैल्यू कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो वाटर एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया वो तो सीमेंट को हाइड्रेट करेंगे नहीं, तो जो वाटर सीमेंट को हाइड्रेट नहीं कर रहा वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो एडेड वाटर में से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वाटर एब्जॉर्ब बाय एग्रीगेट माइनस वाटर एब्जॉर्ब बाय एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपने जितना वाटर ऐड किया है इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पूरा का पूरा वाटर जो है सीमेंट को हाइड्रेट करे। कुछ वाटर एग्रीगेट ने अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो वो वाटर सीमेंट को हाइड्रेट नहीं करेगा। तो जो वाटर सीमेंट को हाइड्रेट नहीं करेगा उसको हम लोग W/C रेशियो में नहीं लिखेंगे। सो दैट इज द रियल W/C रेशियो, दैट इज कॉल्ड रियल W/C रेशियो। ठीक है, सो दैट इज द थर्ड पॉइंट फॉर द वाटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डी पॉइंट। सो ऑलरेडी वी हैव, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में वाटर सीमेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो हमें ये पता है 11-12 से कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर कहीं पे हो रही है तो वहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जो भी आप उसमें कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं वो कंपोनेंट कुछ भी नया बना सकता है, जो एक्सप्लोजिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स जब मैं यहाँ पे मिक्स करने के लिए वाटर को ऐड कर रहा हूँ तो वाटर मेरा जो है वो फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज होना चाहिए, यानी कि मेरे पास में उसके अंदर किसी भी तरह का जो है इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। राइट,
दूसरा अच्छा, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम मिनरल वाटर से जो है वो कंक्रीट का मिक्स बनाएंगे, इतना भी नहीं है। बट उसके लिए कोड ये कहता है कि वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज, और उसमें किसी तरह का केमिकल मिक्स नहीं होना चाहिए, किसी तरह का केमिकल मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वाटर के लिए बोलता है कि द पीएच जो है वाटर का, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूँ, पीएच ऑफ वाटर दैट शुड नॉट लेस देन 6, 6 से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये हो गया कि चलो 6 से कम नहीं होना चाहिए, तो बात समझ में आ गया, लेकिन 6 से ज्यादा कितना, इसकी रेंज क्या होगी? तो अगर मैं रेंज लिखता हूँ पीएच का फॉर कंस्ट्रक्शन वाटर के लिए, तो वो दिया जाएगा तुम्हारे पास, जो पीएच जो है वो शुड बी इन रेंज ऑफ, शुड बी इन रेंज ऑफ 6 to 8.5, 6 to 8.5, यानी कि इस रेंज के अंदर पीएच का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर बिलोंग टू द वाटर पार्ट, दिस इज द वन। नाउ नेक्स्ट आता है एडमिक्सर, नेक्स्ट आता है एडमिक्सर। तो एडमिक्सर तुम्हारे पास जो होता है वो क्यों ऐड किया जाता है कंक्रीट में, एडमिक्सर क्यों ऐड किया जाता है कंक्रीट में, तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एडमिक्सर। तो एडमिक्सर जो होता है वो आपको दिया जाता है, या आप ऐड करते हैं, either increase the setting time or decrease the setting time, or to increase the strength or to improve the workability। ये सारा करने के लिए हम लोग एडमिक्सर ऐड करते हैं। तो अगर मैं वर्केबिलिटी को हटा देता हूँ और बाकी पैरामीटर स्ट्रेंथ को हटा देता हूँ, तो एडमिक्सर आप इसको वैसे समझ सकते हैं कि ये अर्ली सेटिंग टाइम और लेट सेटिंग टाइम को अफेक्ट, मतलब उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे ये सेटिंग टाइम को डिले कर रहा है, तो सीधी सी बात है, ये केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। यानी कि जिस रेट से अगर केमिकल रिएक्शन नॉर्मली वर्क करती है, उस रेट को ये क्या कर देगा, स्लो कर देगा। स्लो कर देगा तो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। जो 30 मिनट्स के अंदर सेटल हो जाना था, अब वो तुम्हारे पास 30 की बजाय 40 या 45 के अंदर सेटल होगा। यानी कि एडमिक्सर आर एडेड टू अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट होता है कि हमें जो है वो एडमिक्सर ऐड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वो तो समझ में आ गया, हीट ऑफ जो है वो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यूज किया जाता है टू अफेक्ट द, टू अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दूसरा ये होता है कि आप एडमिक्सर जो भी ऐड कर रहे हैं मिक्सर के अंदर, वो तुम्हारा एडमिक्सर रेनफोर्समेंट के साथ में किसी भी तरह का कोई भी कंपोनेंट नहीं बनाना चाहिए। आगे समझ में, यानी कि ये क्या होगा कि तुम्हारे पास में एडमिक्सर जो है वो किसी भी तरह का एक डिग्रेडियंट डिग्रेडियंट कंपोनेंट नहीं क्रिएट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट शुड नॉट, it should not increase the risk of, it should not increase the risk of corrosion of reinforcement, corrosion of reinforcement।
कोरोजन ऑफ द रेनफोर्समेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये तुम्हारे पास में हो जाएगा कि भाई तुम जो भी एडमिक्सर लेते हो इसका ये ध्यान रखना होगा। और एडमिक्सर जो लिया जाता है वो लिया जाएगा दैट इज एज पर IS 9103 कोड के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। दैट इज द थर्ड पॉइंट हो जाएगा, दैट इज फॉर एडमिक्सर। ये हो जाएगा एडमिक्सर के लिए। एंड सेकंड हो जाएगा आपके पास वाटर के लिए। फर्स्ट हो जाएगा सैंड और एग्रीगेट के लिए। ये तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर बताओ, कोई भी डाउट है किसी को? कोई भी डाउट है किसी को? अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हम डेफिनेशन देख रहे हैं, अब इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखेंगे, सारा भी डिस्कस करना है, बहुत कुछ है इसमें। तो इस मिक्सर के लिए अगर बात करता हूं तो हमने तीन कंपोनेंट का डिटेल में डिस्कस कर लिया, दैट इज द वन, दैट इज द टू एंड दैट इज द थ्री। तो अगर मैं फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड और थ्री को अगर मैं देखता हूं तो बोथ आर एडेड एज पर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। यानी कि जितना वाटर आप ऐड करते जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन बढ़ती जा रही है, तो जितनी केमिकल रिएक्शन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगा कंक्रीट का, यानी कि ज्यादा स्ट्रेंथ कैरी कर पाएगी। एड मिक्सर तो वैसे स्ट्रेंथ को लेके बात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर एंड एड मिक्सर आर एडेड एज पर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। तो ये मैं डेफिनेशन के कंक्लूजन में लिखता हूँ थर्ड पॉइंट के बाद में। नोट करके लिख लेते हैं इसको। वाटर एंड एड मिक्सर एज पर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट एज पर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स एज पर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड किसका? स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड ऑफ कॉन्क्रीट। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट किस किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट किस किस पे डिपेंड करता है? तो वो हम देख लेते हैं, दैट इज द नोट वन। नाउ नोट टू, strength of concrete डिपेंड्स ऑन ये किस किस पे डिपेंड करता है, तो वो हम जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा कि आप इसको तीन स्टेज में तोड़ दीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किस किस पे डिपेंड करती है, इसको तीन स्टेज में तोड़ दीजिए। पहला जहां पे वो बन रहा है, दूसरा जहां पे वो प्लेस हो रहा है, तीसरा जिस जगह बना है और जिस जगह ट्रांसपोर्ट होना है उसके बीच में जो टाइम आ रहा है उस पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जहां पे कंक्रीट बन रही है वहां पे क्या सीन होगा। तो जहां पे कंक्रीट बन रही है वहां पे तुम्हारे पास में जो जो पैरामीटर स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जहां पे कंक्रीट बन रहा है, यानी कि वहां पे आपने कैसा प्रोपोर्शन लिया है, किस तरह का क्वालिटी ऑफ मटेरियल लिया है, एग्रीगेट का शेप साइज कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, सीमेंट आप जो यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारा सब कुछ हम लोगों ने जो है वो पहले पॉइंट में ले लिया। तो पहला पॉइंट हो जाएगा प्रोपोर्शन एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, प्रोपोर्शन एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें, दैट इज टाइम बिटवीन प्लेसिंग एंड मिक्सिंग। टाइम बिटवीन टाइम बिटवीन mixing and placing
तीसरा हो जाएगा जहाँ पे हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे हो जाएगा तुम्हारे पास में कॉम्पेक्शन एंड क्योरिंग, मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन, मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन एंड क्योरिंग। तो इन सब के ऊपर जो होता है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सारा ध्यान रखना होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द एग्रीगेट, सॉरी कंक्रीट, दैट इज द दिस वन। तो ये आपका रियल में जो है वो इस तरीके से आपको सीखना होगा। किसी भी टॉपिक को अगर आप सीख रहे हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट, कोड क्या कहता है, कौन सा कोड क्या हो रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है, किस तरीके से आपको पॉइंट इसमें दिए जा रहे हैं, सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ऑल दीज आर द पॉइंट जो आपको ध्यान होने चाहिए। तो बिफोर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, लेट मी explain about me and about the Unacademy platform, because there are many more students in this class. So here I can say that is all about me. I have the myself बाबूलाल जहांगीर, और मेरा एमटेक आईआईटी मद्रास से स्ट्रक्चर के अंदर 6+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट एंड डीएससी क्लासेस। जनरली द कंप्लीट स्ट्रक्चर पैकेज मैं कवर करता हूँ, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, सॉम, स्टील, आरसीसी एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस को लेके। For subscription of the Unacademy, there are two kind of the plan. One is for the plus and another is for iconic. तो प्लस के अंदर हम लोग डेली लाइव क्लासेस लेते हैं, क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, एंड वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग सेशन रखा गया, बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और आरआईबी बैच। सो दैट इज फॉर प्लस स्टूडेंट, राइट। आइकोनिक के अंदर हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं, आइकोनिक में हो जाएगा जो है स्टूडेंट को पर्सनल कोर्स दिया जाएगा, इफ ही और सी हैव डाउट देन जो है उसको गाइड किया जाएगा। देन स्टडी प्लानर, यानी कि उसको देखिए हर साल बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन सिलेक्शन होता है कुछ ही लोगों का, तो आपको हर चीज को प्लान लेके चलना होगा किस तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। स्टडी बूस्टर सेशन, अगर किसी बंदे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी टॉपिक के अंदर नहीं समझ में आया, तो उसके लिए एक्स्ट्रा सेशन लगाए जा सकते हैं। जो भी टेस्ट अपीयर हुए हैं उनके, वो सारे टेस्ट को उनको जो है वो एनालाइज किया जाएगा किस टॉपिक में क्या वीक है। क्लासरूम नोट्स और प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। सो दीज आर द टॉपिक्स विच, इनमें से कुछ टॉपिक पूरे हो चुके हैं और कुछ अभी करंटली चल रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज मी बाबूलाल जहांगीर, और मेरा स्टील स्ट्रक्चर अभी प्लस के ऊपर खत्म हो चुका है, प्लस पे। ठीक है, तो अभी प्लस के ऊपर तुम्हारा जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लस पे जो है वो चल रहा है तुम्हारा एक तो प्लस पे अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो हो जाएगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जहाँ पे कल हम स्टार्ट करेंगे ट्रस एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, तो कल प्लस पे स्टार्ट किया जाएगा ट्रस एनालिसिस को लेके। सो दीज आर द फीचर्स, यानी कि फीस स्ट्रक्चर दे रखा, दैट इज फॉर 12 मंथ एंड 18 month and 24 month। आफ्टर अप्लाइंग द कोड दैट इज द BL10 और BL20, आप कोई सा भी कोड यूज कर सकते हैं, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ओके, दिस इज द आइकॉनिक बैच। ये आइकॉनिक के लिए जो है आपको दिया गया, दैट इज फॉर 24 मंथ एंड 12 मंथ के लिए। दिस इज माय टेलीग्राम, सो दिस इज माय अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक, वेयर यू कैन फॉलो मी एट दिस प्रोफाइल। तो आप लोगों को जो है क्लास का टाइमिंग वगैरह पता लग जाएगा। दिस इज द टेलीग्राम लिंक, जहाँ पे हम लोग जो है वो स्टडी रूम यानी कि क्लासरूम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। These are some YouTube channels, like it, subscribe it, and don't forget to click on the ring bell. Also share with your friends also. ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पोर्शन जो होगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर किया जाएगा, यानी कि टुमारो क्लास। थैंक यू।